उन्हें माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बॉस बताकर कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे युवा बॉस मिल गया है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी माला पहना रहे हैं। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दफ्तर तक ले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ी बात भी कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, नितिन नवीन मेरे बॉस भी हैं। नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी के वैचारिक संघर्ष और भविष्य की चुनौतियों पर खुलकर बात की। राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें पार्टी पर अभिमान है, नाज है। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन को देश के हर कोने से बधाइयां मिल रही हैं। अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नितिन नवीन की चुनौती बड़ी है। बीजेपी को उम्मीद है कि 45 साल की पार्टी को 45 साल के नितिन नवीन नई ऊर्जा के साथ बुलंदियों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नितिन नवीन को नई पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सम्राट चौधरी के साथ नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे। और बीजेपी में अब नवीन युग की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर के तमाम नेता उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन से मुलाकात की, उन्हें नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर पर विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को उचक्का और चोर बताया। पप्पू यादव के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू और बीजेपी ने तो बयान की निंदा की, कांग्रेस ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि अगर तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो भारत समझिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कौन है धीरेन्द्र जी? अब चोरों उचक्का को कथावाचक बना रहे हो, ओसो है क्या? ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं। कुछ ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं जिनके कारण पूरी राजनीतिक जमात शर्मसार हो जाती है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी संत महात्मा जिनके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का आस्था है, विश्वास है, उनके विषय में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में किसी के बारे में बयान देने से पहले हम अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना नहीं भूलते। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। वो चाहे किसी पार्टी का नेता इस तरह का बयान दे, सबका अपना व्यक्तिगत सम्मान है, सब अपने अपने पेशे के अनुरूप काम कर रहे हैं।
चलिए बात सीएम के समृद्धि यात्रा की कर लेते हैं। तो आज सारण में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा होने वाली है और सीएम नीतीश कुमार सारण को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम करीब 536 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 450 करोड़ के लागत वाली 45 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 86 करोड़ की लागत से 24 योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। तो सीएम नीतीश कुमार की ये समृद्धि यात्रा आज सारण पहुंचने वाली है और इस समृद्धि यात्रा के तहत करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम सारण वासियों को देने वाले हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। सीएम के साथ आज दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होने वाले हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जहां सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत लगातार जो योजनाएं चल रही है बिहार में उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और नई योजनाओं की सौगात भी बिहार वासियों को दी जा रही है। तो आज सारण में सीएम की समृद्धि यात्रा होने वाली है। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 मृतका के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब भी कई सवाल हैं, जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की बेटी संवेदना 11 जनवरी को ही इस दुनिया से विदा हो गई। हैवानियत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो चुका है, लेकिन मौत के 9 दिन बाद भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। कहां फरार हो गई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल? 14 दिन बाद भी नीलम अग्रवाल पर दबिश क्यों नहीं? हॉस्टल की केयर टेकर नीतू और चंचला कहां हैं? परिजन को अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया? आखिर संवेदना की मौत के गुनहगार कौन कौन हैं? वैसे नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एक बार फिर मंगलवार को एसआईटी की टीम सचिवालय डीएसपी के नेतृत्व में शंभू हॉस्टल पहुंची और जांच की। एसआईटी टीम ने 3 लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 2 मृतका के करीबी बताए जा रहे हैं। एसआईटी की टीम ने जहानाबाद में मृतक संवेदना के घर जाकर घर वालों से भी लंबी पूछताछ की है। इसके अलावा जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा अपनी मां के साथ नजर आई। जैसे जैसे नए दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वैसे वैसे पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि छात्रा के बीमार होने की सूचना कब मिली? एफआईआर कब हुई और कहां लीपापोती हुई? छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? बेडशीट, कपड़े, बाथरूम सुरक्षित किए कि नहीं? डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट किस आधार पर बनी? पुलिस ने उसी को अंतिम क्यों मान लिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे? 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ा? क्या छोड़े गए लोग हॉस्टल छात्रा या स्टाफ से जुड़े थे? और सबसे बड़ा सवाल, मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी किसने बनाई? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित, विनीता और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। पटना में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल की मांगी गई है पूरी जानकारी। तो महिला आयोग ने जिलाधिकारी पटना को पत्र लिखा। छात्रावासों की सूची, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का ब्यौरा भी मांगा है। 1 सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर के एक्शन तेज हो गया है। न्यूज 18 ने मुहिम चलाई थी और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। कब तक ये पूरी जानकारी देनी होगी? क्या कुछ जानकारी देनी होगी? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो बेहद गंभीर है और गंभीरता तब और बढ़ गई जब न्यूज 18 ने इसको लेकर के मुहिम चलाई। बच्चियों को सुरक्षा देना और बच्चियों की जान को बचाना है, ये मुहिम थी। और उसका असर ये हुआ कि महिला आयोग ने खबर को देखा और गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि लगातार विनीता जो हमारी सहयोगी हैं वो दिखा रही थी कि देखिए किस तरह से जो हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं,
उसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कोई लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के एहतियाती कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिसके बाद महिला आयोग ने गंभीरता को देखा और पटना के जिलाधिकारी को 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते के अंदर जो है अगर गर्ल्स हॉस्टल के जुड़ी हुई सुरक्षा और नियमावली को लेकर के कोई जवाब नहीं आता है तो जिलाधिकारी को तलब किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आखिर बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी, कैसे दरिंदों से बचाया जाएगा और नियम कायदे कानून क्यों नहीं बनाया गया अब तक। चूंकि विनीता जो है जब इनको इस सवाल को लेकर के डीएम से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया था, मौन हो गए थे और यही वजह रही कि इस पूरी मामले को लेकर के न्यूज 18 को एक मुहिम चलानी पड़ी और मुहिम लगातार चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि हमारे संस्थान ने न्यूज 18 ने ये बीड़ा उठाया है कि लड़कियों को महफूज रखना, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार को जगाना है। कुंभकर्णी नींद से जो में सोई हुई है क्या सरकार, सभी छात्रावासों को अब पूरा ब्यौरा देना होगा, सरकारी और गैर सरकारी? देखिए निश्चित तौर पे सभी चाहे वो सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, क्योंकि सरकार ने कई जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया है और इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री भी अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी पीठ थपथपाते रहे हैं कि लड़कियां को पढ़ाने को लेकर के सरकार संजीदा है। कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि देखिए जब हमारी सरकार आई तो हमने साइकिल योजना चलाई और उसका फलाफल ये रहा कि जो लड़कियां हैं उनकी संख्या स्कूल में बढ़ी है। तो जब संख्या बढ़ी है तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ानी होगी, उनकी जवाबदेही भी लेना होगा और इसी बात को लेकर के न्यूज 18 ने जो मुहिम चलाया उसका अब असर दिखा है। महिला आयोग फिलहाल जो है पटना के जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है कि आप बताइए कि सुरक्षा को लेकर के क्या बंदोबस्त है, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या नियमावली बनाई गई है। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि सभी जिलों से ये रिपोर्ट तलब की गई है और सभी जिले की जो डीएम है उनको जवाब देना होगा, 1 हफ्ते के अंदर देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो बड़ी कार्रवाई जो है वो महिला आयोग की तरफ से किया जाएगा, सरकार से भी पूछा जाएगा और सिस्टम से भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिए अमित, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद देखिए 6 जनवरी को एक और छात्रा की हुई मौत ने अब ये सवाल खड़े कर दिया है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में आखिर हो क्या रहा है। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल छात्रा का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। और आपको बताते चलें इसी मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया, गर्ल्स हॉस्टल की जानकारी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आयोग ने पटना डीएम को पत्र लिखा है, सुरक्षा व्यवस्था सुविधाओं का ब्यौरा मांगा गया है। पटना में चल रहे सभी गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जानकारी मांगी गई। महिला आयोग ने जिलाधिकारी पटना को पत्र लिखा, छात्रावासों की सूची मांगी, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का ब्यौरा तलब किया गया। 1 सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश है। हमने डीएम को चिट्ठी लिखी है, इस रिगार्डिंग की हॉस्टल में जो है बिहार में जो भी राजधानी में जो भी हॉस्टल है उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, उनकी आवासीय उनका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग किस स्थिति में रह सकते हैं, उनके पोषण की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनका मापदंड क्या, उनके सुरक्षा के लिए क्या गार्ड होने चाहिए, कितनी लड़कियों पर कितने गार्ड होने चाहिए, ये सारी चीज़ जो है हमने लिखा है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और सभी जानकारियों की तलब की है। अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। अब क्या सवाल है, सवाल आप दोहराइए। अमित, बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जानकारी मांगी गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसा हमने अभी बताया कि बिहार राज्य महिला आयोग जो है न्यूज 18 ने जो मुहिम चलाई थी उसका असर हुआ है। महिला आयोग ने बिहार में पटना जिलाधिकारी के साथ साथ दूसरे जिलों के जो जिलाधिकारी है उनसे ये जानना चाहा है कि जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कदम है उठाए गए हैं, क्या नियमावली है, किस तरह से लड़कियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। और इसी को लेकर के पत्र लिखा है बिहार राज्य महिला आयोग ने। पटना जिलाधिकारी को 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर जो है जवाब देना होगा।
चूंकि लगातार न्यूज 18 जो है, जो 2 घटनाएं राजधानी पटना से सामने आई, चाहे हम परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की बात कर ले या फिर बात हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल की कर ले, दोनों जगहों पे जो नीट की छात्रा थी उन्होंने एक तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत हुई है। परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ पे जो नाबालिग लड़की थी उसने खुदकुशी की। तो आखिर खुदकुशी क्यों की, क्या वजह रही, इसकी पड़ताल पटना पुलिस कर रही है। लेकिन जहां सुरक्षा की बात है, क्योंकि परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में जब नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी की तो वहां पे सारे सुरक्षा को भेदते हुए 2 जो लड़के थे वो जो मृतक थी उसके कमरे तक पहुंच गए, फंदे से उसने ही उतारा। तो इस पर एक सवाल पटना पुलिस ने भी पूछा था कि आखिर आपकी सुरक्षा क्या है, क्यों ये दोनों लड़के पहुंचे। चूंकि पटना जो गर्ल्स हॉस्टल्स है वहाँ पे जो रहने वाली छात्रा है उनके पेरेंट्स हों या फिर उनके जो भाई हैं या कोई सगे संबंध है, तो लड़कों को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ महिलाएं जा सकती है। और यही वजह है कि अत्यधिक हॉस्टल्स में जब लड़कियां जाती है तो उनसे मिलने के लिए उनकी बहन या उनकी माता, उनकी माँ जाती है। लेकिन ये कैसे चूक हुई, तो इसी को इस यानी कि कह सकते हैं न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसको लेकर के अब प्रशासन भी अलर्ट है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद 6 जनवरी को एक और छात्रा की मौत हो गई और इस मौत ने अब ये सवाल खड़े कर दिया है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में आखिर हो क्या रहा है। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल छात्रा का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। हॉस्टल ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों ने इसे साजिश के तहत हत्या बता दिया है। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना में गर्ल्स हॉस्टल कितने सुरक्षित? एक और छात्रा की मौत से उठे गंभीर सवाल। क्या गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है बेटियां? गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत का मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नीट की छात्रा की मौत ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार ये मामला पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां 6 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। छात्रा का शव उसके कमरे से पंखे में लटका मिला। हॉस्टल प्रबंधक के अनुसार छात्रा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों ने आत्महत्या की बात को सिरे से नकारा और बेटी की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार छात्रा 30 दिसंबर को औरंगाबाद अपने घर गई थी। 3 जनवरी को अपने परिवार के साथ पटना लौट आए। 4 जनवरी को छात्रा की मां ने उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ा था। 6 जनवरी की सुबह छात्रा ने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी बहुत खुश थी और अपने भविष्य को लेकर बातचीत कर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी तनाव नहीं था। ऐसे में आत्महत्या की बात सोची भी नहीं जा सकती। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या की। परिजनों का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ छात्रा की मौत की जानकारी देरी से दी गई, बल्कि उनके हॉस्टल पहुंचने से पहले ही उसके शव को वहां से पीएमसीएच ले जाया गया। छात्रा के पिता ने बताया कि 6 जनवरी को 11:30 से 12 बजे के बीच छात्रा की मौत हुई। परिजनों को दोपहर 1 बजे मौत की जानकारी दी गई। बिना परिजनों के पहुंचे शव को पीएमसीएच भेजा गया। पीएमसीएच में घंटों तक परिजनों को शव नहीं दिखाया गया। मृतका के पिता ने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें पूर्णिया के मुजाहिद रेजा और पश्चिम बंगाल के मुकर्रम रेजा का नाम है। हॉस्टल संचालक विशाल अग्रवाल और रंजीत मिश्रा का नाम एफआईआर में शामिल है। साथ ही हॉस्टल वार्डन खुशबू कुमारी सहित अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी के चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान हैं। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला
दबा दिया कि क्या कर दिया, मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पे पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज दोनों मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस मौत ने एक बार फिर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए। परिजनों को मौत की जानकारी आखिर देरी से क्यों दी गई? बिना परिजनों के पहुंचे शव को आखिर क्यों हटाया गया? अस्पताल में परिजनों को शव दिखाने में देरी क्यों हुई? और परिजन जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में 2 लड़के आखिर कैसे पहुंच गए? छात्रा के परिजनों के ये सवाल न सिर्फ हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़े करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट।